ये जो जमात है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, ये सब लोग मौजूद थे। उसके बाद पीटीआई ने एक मीटिंग की है शरानी साहब की जमात के साथ भी, जो JUIS है शरानी साहब की जमात, वहाँ पे भी उन्होंने मुलाकात की, उनके साथ भी बातचीत की। तो जो फ़िरका वारियत की कोशिश की जा रही थी, इमरान खान साहब ने शिया सुन्नी सबको एक लाइन में इकट्ठा कर दिया है। और ये तो एक कंट्रीब्यूशन है, एक तरह से आप ये समझें कि फ़िरका वारियत से आज़ाद करके सबको एक मोटिव के ऊपर इकट्ठा कर दिया है कि आपने जो पॉलिटिकल माफिया है पाकिस्तान के अंदर, उसको रोकना है, उसके रास्ते में बंद बांधना है। एक्चुअली इमरान खान साहब का मिशन ये है और इसके ऊपर सारे इकट्ठे हो गए हैं। तो ये एक खुशाइन चीज़ है पाकिस्तान के अंदर। और अल्लामा राजा नासिर साहब ने खुद अपने मुंह से कहा और ख़ुद उन्होंने ये फरमाया कि ये फ़ैसला हमारा मुश्तरका फ़ैसला है और बहुत अच्छा फ़ैसला है। लिहाजा जो लोग फ़िरका वाराना ज़हनियत के मालिक थे उनके लिए बुरी खबर है कि सब ने एक्सेप्ट किया है और साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने इलेक्शन कमीशन से रुजू भी कर लिया है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला भी हल हो गया है। अब मखसूस नशिस्तें मिलने का मामला है, अगर वहाँ से नहीं मिलेगी तो इनको अदालत में जाना पड़ेगा। अगर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने जाएगा तो फिर तो आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंसाफ का तकादा यही है कि तहरीक इंसाफ के जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं उनके तनासुब से उनको मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। और इन मखसूस नशिस्तों के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू भी कर लिया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों के लिए कागजात जमा करवाए, जिन उम्मीदवारों ने इनकी स्क्रूटनी हुई है इनको एडजस्ट किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लिस्टेड पार्टी है और मखसूस नशिस्तें हमारा हक है। यानी साथ ही साथ उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से ये रुजू भी कर लिया है। और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने GDA से भी मुलाकातें की हैं। बड़े तूफ़ानी तरीके से तहरीक इंसाफ मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के साथ राब्ते में आ रही है। जमात इस्लामी के साथ उन्होंने रब्ता किया है, तहरीक लब्बैक के लोगों के साथ रब्ता किया है। उन्होंने जो मजहबी सियासी जमातें हैं जैसे MWM है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है उनसे भी रब्ता किया है, शरानी साहब की जमात से रब्ता किया है। अब GDA के साथ रब्ता जो है वो रिपोर्ट हो रहा है क्योंकि उनके खिलाफ बड़ा खौफनाक धांधला हुआ है। इंटीरियर सिंध में उन्होंने बहुत बड़ा एहतजाज भी किया है। तो GDA के जो मरकज़ी रहनुमा हैं सदरुद्दीन शाह राशिदी पीर साहब पगाड़ा, उनसे उन्होंने मुलाकात की और PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख मिले हैं। डॉक्टर सफदर अब्बासी और सरदार अब्दुल रहीम और दीगर लोग भी इस मुलाकात में शामिल थे। यहाँ पे इन्होंने फैसला किया कि मिलकर एक लायामल बनाया जाए धांधली के ख़िलाफ़ और मिलकर एहतजाज किया जाए। एक और ख़बर नाज़रीन ये है कि जब दिल करता है पाकिस्तान में ट्विटर बंद कर देते हैं। यानी अब ऐसा लगता है कि हुकूमत को ये समझ आ रही है कि हर मसले का हल ट्विटर को बंद कर देना है। टिकटॉक को भी बंद कर देंगे, ट्विटर को बंद कर देंगे, फेसबुक को बंद कर देंगे, यूट्यूब को बंद कर देंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को 18वीं सदी में धकेल दिया जाए। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, दुनिया चाँद पे जा रही है और हम लोगों से इंफॉर्मेशन का हक छीन रहे हैं। सदर पाकिस्तान ने भी इसके बारे में बात की है, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब। वैसे तो बहुत कम ही वो बोलते हैं, जिस वक्त बोलना होता है उस वक्त तो बिल्कुल नहीं बोल रहे होते और उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बड़ी तनकीद भी करते हैं कि तहरीक इंसाफ के वोटों से वो सदर बने हैं और वो हक अदा नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ के लोगों को ऐसा लगता है। तो सदर पाकिस्तान ये कहते हैं ट्विटर बंद कर देते हैं जब चाहे, कि आपको कुछ पता ना चल जाए, आपको मालूमात ना मिल जाए। इस तरह के आइडियाज़ जो है वो पाकिस्तान में लाए जा रहे हैं। इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है पाकिस्तान के इदारों में कि वो लोगों को कायल कर सके। अगर कोई बंदा कोई बात करता है तो पुलिस भेज दी जाती है उसके घर में और उसको पकड़ लिया जाता है। तो आरिफ अलवी साहब ने सख्त तनकीद की है इस पॉलिसी के ऊपर कि जहाँ पे सोशल मीडिया की बंदिश से चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। ये एक ऐसा रास्ता है जिससे दुनिया पाकिस्तान को मज़ीद शक की नज़र से देखती है कि इस मुल्क में ऐसा ज़रूर कुछ हो रहा है जिसकी वजह से ख़बरों को दबाने के लिए मकामी मीडिया पे वैसे ही दबाव डाला जाता है और जो बैनुल अक़वामी मीडिया वहाँ पे मौजूद है उसकी रसाई बंद कर दी जाती है। स्पेशली जो सोशल मीडिया उसकी रसाई बंद कर दी जाती है। जो लाहौर से एक बड़ा स्कैंडल निकला जिसका बहुत चर्चा हुआ, उस पर कुछ लोग ये कह रहे हैं कि टीवी चैनल ने इसको नहीं चलाया, वो मज़ीद तहकीक करना चाहते थे। तो मेरा एक सवाल है बुनियादी, सहाफ़ी का काम होता है ख़बर को चलाना। मिसाल के तौर पे वो ये तहकीक करना चाह रहे थे ना कि ये जो वोट वहाँ पे छप रहे हैं, ये वोट PMLN खुद छपवा रही है या किसी ने छपवाए हैं PMLN को फंसाने के लिए। यही सवाल है ना। एक्चुअली जो वहाँ पे एडिटोरियल बोर्ड बैठा हुआ है या जो लोग बैठे हुए हैं अहम नशिस्तों पे इन चैनलों में, उनके दिमाग में यही सवाल था ना। लेकिन इस सवाल के बावजूद भी इस खबर को रोका नहीं जा सकता था। उसकी वजह यह है कि जब एक प्राइवेट जगह के ऊपर सरकारी कागज़ छप रहा है तो ये खुद एक बहुत बड़ी खबर है कि जनाब सरकारी कागज़ कैसे एक प्राइवेट जगह पे छप सकता है। अब उसकी तहकीकात करवा लीजिए
हो सकता है कि जो दिखाई दे रहा है कि नवाज शरीफ साहब अपनी इज्जत बचाने के लिए धांधली करवा रहे हैं और ये जाली पेपर छाप रहे हैं, बैलेट पेपर, हो सकता है नवाज शरीफ को फंसाने के लिए कोई साजिश हो रही हो। लेकिन जो भी हो रहा है इस खबर को रिपोर्ट जरूर किया जाना चाहिए था। इंतहाई परले दर्जे की सहाफती बददयानती है कि इतनी बड़ी चीज़ आपके सामने आई कि एक सरकारी कागज़ एक प्राइवेट प्रेस के अंदर छप रहा है और आपके रिपोर्टर जान पर खेल कर जाते हैं और जाकर उसकी फुटेज बनाकर लाते हैं और आप उसको ये कहकर नहीं चलाते कि जनाब इसको भी देखना पड़ेगा। वो इसलिए कि कायदे मोहतरम जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब का नुकसान हो रहा है इस खबर के चलने में। तो ये सहाफती बददयानती है। आप ये कह सकते थे कि जनाब पेपर छप रहा है, बैलेट पेपर छप रहा है, तहकीकात करवाई जाए। आप नाम ही ना लें नवाज शरीफ का, आप नाम ही ना लें और किसी चीज़ का, आप पीटीआई का भी नाम ना लें, लेकिन आपको ये ज़रूर कहना होगा कि जनाब पेपर छप रहा है जो गैर कानूनी है। एक गैर कानूनी चीज़ आपके सामने आई और आपने उसको छुपा लिया सिर्फ इस बुनियाद पर कि कायदे मोहतरम को उसका नुकसान हो जाएगा। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को कहाँ कहाँ बचाएगा पाकिस्तान का मीडिया और कब तक बचाएगा? पाकिस्तान में सोशल मीडिया तो मौजूद है ना, तो बेचारा बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो दोनों सहाफ़ी काफ़ी परेशान हैं, लेकिन उन दोनों ने किसी किस्म की कोई खबर नहीं दी, ना दोनों ने ट्विटर पे दी, ना सोशल मीडिया पे किसी और जगह पे दी, बल्कि उन्होंने बड़ा मोहतात रवैया अपनाया क्योंकि वो ये जानते थे कि इस तरह की खबर देने के बाद इसके आफ्टर शॉक्स कैसे होंगे। लेकिन ये खबर बाहर आ गई और अब खबर बाहर आने के बाद राब्ता भी मुश्किल हो रहा है दोनों सहाफ़ियों से। मैंने कोशिश की है, राय साकिब तो बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह है, मैंने भी ऑडियो मैसेज भी उनको छोड़ा है, हो सकता है मेरा उनसे रब्ता हो जाए। मियाँ अली अशफाक का मुझे फ़ोन आया था, वो भी ये कह रहे थे कि ये एक सिचुएशन क्रिएट हो गई है क्योंकि उनके भी ताल्लुकात हैं सहाफ़ियों के साथ और देखते हैं कि इसमें होता क्या है। लेकिन इन पेपर्स को इस्तेमाल कहाँ किया जाता है मैं आपको ये बता देता हूँ। ये जो जाली वोट बनाए जाते हैं ये डब्बों में भर दिए जाते हैं और इलेक्शन कमीशन के अंदर जब आप दरख्वास्त देते हैं ना बतौर कैंडिडेट के मेरे साथ धांधली हो गई है, तो वो निकालते हैं डब्बे खोल के, वोट गिन के वापस बंद कर देते हैं और कोई काम नहीं करते। इलेक्शन कमीशन के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो फॉरेंसिक ऑडिट करे, ये वो नहीं कर सकता, ट्रिब्यूनल में जाना पड़ता है। यानी कोई बंदा अगर ट्रिब्यूनल में जाएगा, ट्रिब्यूनल को एक्चुअली तो फैसला 3 महीने में करना होता है, लेकिन मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। इलेक्शन कमीशन के पास कोई जाएगा, वो ये जाली वोट निकाल के सामने रख के गिन देंगे, जनाब ये देखो इनके इतने और आपके इतने, लिहाजा ये जीत गए। इलेक्शन कमीशन लिख के दे देगा जी उनको नोटिफाई हमने कर दिया है। अब आप दोबारा ट्रिब्यूनल में जाएंगे और आप जाके अदालतों के दरवाजे खटखटाएंगे, आप कहेंगे यार हमें इंसाफ दें, आप हमें इंसाफ दें, आप वोटों को चेक करें, ये वोट जाली है जो इसके अंदर से निकले हैं। तो जाली वोट को चेक करने के लिए क्या होगा, उसका फॉरेंसिक ऑडिट होगा। उसके बाद टीमें बैठेंगी, जो टेक्निकल लोग हैं वो बैठेंगे और वो चेक करेंगे कि अंगूठे का निशान, वो चेक करेंगे सीरियल नंबर, वो चेक करेंगे कागज़ की क्वालिटी, वो चेक करेंगे टेम्परिंग, वो चेक करेंगे स्याही का इस्तेमाल कि ये वाला पेन कौन सा था, ये कौन, हर चीज़ वो चेक करेंगे। और जब वो सारा कुछ चेक कर लेंगे तो उसके बाद वो एक रिपोर्ट जारी करेंगे। लेकिन वो तो काम होना ही नहीं है। क्यों नहीं होना, फॉरेंसिक ऑडिट क्यों नहीं होगा और कैसे नहीं होगा, वो मैं आपको अब बताता हूँ। एक इलेक्शन था जो शेख वकास अकरम साहब ने लड़ा 2018 में, वो इलेक्शन वो लूज़ कर गए, हार गए। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन कमीशन से कहा तो इलेक्शन कमीशन ने भी उनकी बात नहीं सुनी, वो ट्रिब्यूनल में चले गए। ट्रिब्यूनल ने इसका फैसला करना था 3 माह में। शेख वकास अकरम मुख्तलिफ अदालतों में जाते रहे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंच गए और 5 साल गुजर गए, उसके ऊपर फैसला नहीं हुआ। उस सीट के ऊपर वही खातून बैठी रही जो इलेक्शन जीत गई थी, जिनको जितवा दिया गया था बकौल शेख वकास अकरम साहब के, उनके मुकाबले में उस दौर में। ये जंग में शेख वकास अकरम सब लोग जानते हैं। तो शेख वकास अकरम साहब ने 5 साल कानूनी लड़ाई लड़ी और शेख वकास अकरम वो आदमी है जो अच्छा खासा तगड़ा आदमी है, बड़ा मुश्किल इलेक्शन वो लड़ते हैं कड़दम जमातों के खिलाफ, और अभी भी वो तकरीबन पिछले 8-9 महीने से वो गायब है। यानी उन्होंने अपने हल्के के अंदर एक दिन विजिट नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उनको इलेक्शन जितवा दिया, उनके वालिद को भी जितवा दिया। और वो रूपोश है उस वक्त से, उनका कारोबार सारा तबाह हो गया, उनके घर बार, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। ये सिचुएशन वो सबके साथ ही हो रही है, उनके साथ ये सिचुएशन है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे पिछले कई महीनों से। अब वो इलेक्शन जीत गए, दोबारा इलेक्शन लड़ा, दोबारा इलेक्शन जीत लिया। पिछले इलेक्शन का 2018 वाले का आज तक फैसला नहीं हुआ ट्रिब्यूनल में। तो ये इतना लटका देते हैं इस मामले को और इसी में 5 साल गुजार देते हैं। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फुल रोला डालना चाहिए इन जाली वोटों के ऊपर और ऐसी सारी मशीनें पकड़वानी चाहिए। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।